हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस IQ में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम इवनिंग में रोजाना 8 बजे के समथिंग एक 500 क्वेश्चंस की सीरीज चला रही है, जिसकी ये क्लास नंबर 4 है। इस सीरीज में आपको केमिस्ट्री के विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, वो भी प्रत्येक चैप्टर से। आज हम आपके लिए NCERT केमिस्ट्री से लिए हुए MCQ लेकर के आई हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप सभी लोग आज की क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करें, अंत तक देखें और कॉपी पेन साथ लेकर के बैठे, जिससे कि हम यहाँ पर जो भी पॉइंट डिस्कस करें उन सभी को आप कॉपी में नोट डाउन कर सकें और एक बार उन सभी चीजों को बाद में रिवाइज कर सकें, जिससे कि आपकी तैयारी और भी बेहतरीन हो जाए। तो फिर आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए बात करते हैं आज के क्वेश्चंस पर। उससे पहले जो हमने आपको पिछली क्लास में 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, उनका आंसर बताएंगे और किन बच्चों ने उन दोनों क्वेश्चन के आंसर राइट दिए थे हम उनका नाम भी लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन था कि एक यौगिक में कार्बन 90% तथा हाइड्रोजन 10% है, इसका मूलानुपाती सूत्र है। देखो, हम इस सवाल को यहाँ पर सॉल्व तो नहीं करेंगे क्योंकि सवाल थोड़ा लंबा हो जाएगा। हम इस प्रकार के सवाल पहले भी समझा चुके हैं, तो आपको मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो था वो बिल्कुल राइट था, C15H20। मूलानुपाती सूत्र निकल के आएगा C15H20। सेकेंड क्वेश्चन था कि जब द्विघांसी क्वांटम संख्या का मान 2 होता है, द्विघांसी क्वांटम संख्या का मतलब है एजोमेथल क्वांटम नंबर। एजोमेथल क्वांटम नंबर L बराबर कितना दिया गया है 2, तो कक्षकों की संख्या कितनी होगी? L बराबर 2 किसका होता है? D सबसेल का, और D सबसेल में अधिकतम कितने कक्षक होते हैं? 5। आपको पता है इस प्रकार से कक्षक होते हैं जिसमें किसको भरा जाता है? इलेक्ट्रॉन को। तो D सबसेल में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 5 क्लॉकवाइज और 5 एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर D था वो बिल्कुल राइट था। अब बात की जाए कि इन दोनों क्वेश्चन के आंसर किसने दिए, तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हिमांशी, विकास पटेल, अर्जुन वर्मा, शिवानी पाल, सुधाकर यादव, इन लोगों ने बिल्कुल सही और अच्छे से दिए और 1-2 बच्चों ने दिए, लेकिन उन्होंने एक क्वेश्चन का आंसर दिया। जबकि मैंने पिछली वीडियो में बोल रखा था कि जो दोनों क्वेश्चन का आंसर राइट देगा नाम ओनली उसी का लिया जाएगा। ठीक है, यदि आप सभी लोग दोनों क्वेश्चन का आंसर राइट दे दे तो शायद हम आपका भी नाम लेकर के आते, और जिन्होंने एक का दिया उनका नहीं लेकर के आए। ठीक है, तो आप सभी लोगों को थैंक यू। ऐसे ही आप सभी लोग कोशिश करते रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। और इस हमारे ग्लोबल साइंस IQ चैनल को थोड़ा ग्रो कराइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज की क्लास को यदि अभी तक आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर ना किया हो तो प्लीज इसे एक बार जरूर कर दें। वीडियो को लाइक ना किया हो तो इसे लाइक कर दें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, वो भी सबसे पहले। तो फिर बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि हेवर विधि से अमोनिया के निर्माण में प्रयुक्त होता है। हेवर विधि से अमोनिया के निर्माण में प्रयुक्त होता है। आपने सुना होगा अमोनिया का निर्माण हेवर विधि से। हेवर विधि से अमोनिया का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है? सबसे पहले हम रिएक्शन को लिखेंगे। रिएक्शन किस प्रकार से होगी? आपकी अमोनिया का निर्माण नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन को जब हम करते हैं गर्म, तब हमारी क्या बनके तैयार होती है? NH3 मीन्स अमोनिया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हेवर विधि से, ये आपकी हेवर विधि के द्वारा किसका निर्माण है? अमोनिया का। किसका निर्माण है? अमोनिया का। ठीक है, तो हेवर विधि से अमोनिया के निर्माण में प्रयुक्त होता है। जब हम नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन गैस के साथ कराएंगे तो हमारी NH3 बनके तैयार होगी। इसमें क्या प्रयुक्त होगा? तो देखो, इसमें प्रयुक्त होगा Fe और MO। मीन्स आपका Fe आयरन और MO का मतलब है मोलिब्डेनम। अब क्वेश्चन उठता है कि Fe यहाँ पर क्या काम करेगा और MO यहाँ पर क्या कार्य करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है। तो देखो, आपको पता है इस तीर के निशान के ऊपर लिखे हुए जो भी शब्द होते हैं वो किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। किसके रूप में कार्य करते हैं? उत्प्रेरक के रूप में। और आपने उत्प्रेरक की डेफिनेशन भी पढ़ी होगी। उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो किसी भी अभिक्रिया में भाग तो लेता है,
किसी भी अपक्रिया में भाग लेकर के अपक्रिया की दर को बढ़ा देता है, लेकिन स्वयं अपक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहता है। उत्प्रेरक जो होता है वो किसी भी अपक्रिया में भाग तो लेता है, लेकिन अपक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहता है और उस अपक्रिया की दर को बढ़ा देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे Fe जो होगा वो इस अपक्रिया की दर को बढ़ाएगा। ठीक है, और जबकि जो एमओ होगा, ये जो मोलिब्डेनम है, यहाँ पर वर्धक के रूप में कार्य करेगा। किसके रूप में? वर्धक के रूप में, जो कि ये किसकी सक्रियता को बढ़ाएगा? Fe की। मोलिब्डेनम जो होगा वो Fe की सक्रियता को बढ़ाएगा, जबकि Fe जो होगा वो इस पूरी रिएक्शन की सक्रियता को बढ़ाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता था कि जो हैबर से अमोनिया का निर्माण किया जाता है उस प्रक्रम में Fe और मोलिब्डेनम किसका कार्य करते हैं? तो ये दोनों उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करते हैं। ठीक है, Fe उत्प्रेरक का, जबकि मोलिब्डेनम जो होता है वो वर्धक के रूप में कार्य करता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। मन में किसी भी प्रकार का डाउट हो आप कमेंट कर देना, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु के द्वारा क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण कराए जाने पर ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है ईथर, कीटोन, एमीन या फिर अल्कोहल। क्वेश्चन इजी है, कोई भी कठिन क्वेश्चन नहीं है। वायु के द्वारा क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण, वायु के द्वारा हम सबसे पहले क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण कराएंगे। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला आपको पता होगा CHCl3 होता है। ठीक है, इसका हम क्या कराएंगे? ऑक्सीकरण। जब इसका ऑक्सीकरण होता है, आपको पता है क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रख करके अंधेरे कमरे में रखा जाता है। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में भर करके किसी कमरे में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है इसका रीजन भी आपको पता होगा, क्योंकि क्लोरोफॉर्म यदि वायु के संपर्क में आ गया तो ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके एक विषैली गैस का निर्माण कर लेगा, जो कि होगी फॉस्जीन। क्या होगी? फॉस्जीन। फॉस्जीन का फॉर्मूला होता है COCl2। क्या होता है? COCl2। हम रिएक्शन यहाँ पर संतुलित नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और HCl जो होगा वो बाहर निकल जाएगा। CHCl3 प्लस O2 मीन्स जब क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाएगा तो ये क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकृत होकर के एक विषैली गैस का निर्माण कर लेगा, जो कि होगा फॉस्जीन। फॉस्जीन बहुत ही विषैली गैस है। अब आपको फॉस्जीन गैस का केमिकल नेम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, फॉस्जीन गैस का रासायनिक नाम क्या होता है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। अब क्वेश्चन उठता है कि क्वेश्चन पूछा गया कि यहाँ पर ऋणात्मक उत्प्रेरक के रूप में क्या कार्य करता है। तो देखो इसमें 2% लगभग 2% के करीब मिलाया जाता है एल्कोहल। क्या मिलाया जाता है? एल्कोहल, जो कि यहाँ पर ऋणात्मक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। मीन्स यदि बाई चांस ये क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकृत हो रहा है तो ये 2% एल्कोहल जो होगा वो इस रिएक्शन को धीमा कर देगा, उसकी दर को घटा देगा। देखो क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकृत होकर के फॉस्जीन गैस का तो निर्माण करेगा, लेकिन यदि हम इसमें एल्कोहल को मिला देंगे तो वो धीमे धीमे करेगा। ठीक है, जितनी तेज जो है पहले करेगा, यदि हम उसमें एल्कोहल को मिला देंगे तो ये ऋणात्मक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा और इसकी रिएक्शन को धीमा कर देगा। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। क्वेश्चन इसी प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण कराए जाने पर ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है। तो एल्कोहल जो होता है वो ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। मीन्स क्लोरोफॉर्म को फॉस्जीन गैस में परिवर्तित होने में ये उसकी दर को धीमा कर देता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका आंसर जो हमने यहाँ पर पूछा है वो आपको क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन परिवार के तत्वों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है। ऑक्सीजन परिवार के तत्वों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? कैल्कोजन कहा जाता है, निकोजन कहा जाता है, एवं भी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो ऑक्सीजन परिवार के तत्वों को कैल्कोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैल्कोजन। ठीक है, जबकि निकोजन जो होता है वो कहा जाता है नाइट्रोजन परिवार के तत्वों को। नाइट्रोजन परिवार के तत्वों को निकोजन कहा जाता है, ऑक्सीजन परिवार के तत्वों को संयुक्त रूप से कैल्कोजन कहा जाता है। सबसे पहले हम करेंगे नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की बात। नाइट्रोजन परिवार के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? तो याद रखना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक
उसके बाद होता है एंटीमनी, उसके बाद होता है बिस्मुथ। ठीक है, ये हमारे 5 नाइट्रोजन परिवार के एलिमेंट हैं। नाइट्रोजन हुआ, फास्फोरस हुआ, आर्सेनिक हुआ, एंटीमनी और बिस्मुथ। ठीक है, अब बात करेंगे ऑक्सीजन परिवार के एलिमेंट की। तो ऑक्सीजन परिवार के एलिमेंट सुनना, ऑक्सीजन होता है, उसके बाद सल्फर जिसे गंधक भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका होता है सेलेनियम, उसके बाद होता है टेल्यूरियम। क्या होता है? टेल्यूरियम। उसके बाद होता है पोलोनियम। ठीक है, ये आपके 5 होते हैं ऑक्सीजन परिवार के तत्व। और अभी हमने जो बताए 5 वो आपके थे नाइट्रोजन परिवार के तत्व। नाइट्रोजन परिवार के तत्वों को संयुक्त रूप से निकोजन कहा जाता है और ऑक्सीजन परिवार के तत्वों को संयुक्त रूप से कैल्कोजन कहा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलोनियम है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट। सबसे पहले पोलोनियम आपको पता है ऑक्सीजन परिवार का एलिमेंट है। क्वेश्चन है कि पोलोनियम है एक अपर रूप है, रेडियो सक्रिय है या हम रेडियो एक्टिव तब यहाँ कह सकते हैं, एक क्षारीय अम्ल है या फिर उदासीन है। तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आपके बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार कराएंगे। सबसे पहले याद रखना पोलोनियम जो है वो रेडियो एक्टिव तत्व है। ठीक है, एक रेडियो सक्रिय एलिमेंट है पोलोनियम। यहाँ पर सबसे पहले पोलोनियम के परमाणु क्रमांक और परमाणु भार की बात चर्चा करेंगे। देखो पोलोनियम पीओ, इसका ये प्रतीक चिन्ह होता है पीओ। पी हमारी कैपिटल, ओ जो होगा वो स्मॉल होगा। उसके बाद इसके परमाणु क्रमांक जो होता है वो 84 होता है, जबकि इसका परमाणु भार द्रव्यमान संख्या जो होती है वो 120 होती है। ठीक है, अन्य बात की जाए तो यदि बात की जाए कि पोलोनियम की खोज किसने की थी, पोलोनियम एलिमेंट की खोज की बात की जाए तो इसकी खोज मैरी क्यूरी और एक अन्य वैज्ञानिक थे पियरे क्यूरी। कौन थे? पियरे क्यूरी। इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के पोलोनियम एलिमेंट की खोज की थी। और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी बात हो जाती है तो पोलोनियम के बारे में, तो पोलोनियम के 10 समस्थानिक ज्ञात हो चुके हैं जो कि आवर्त सारणी में किसी भी तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक हैं। पोलोनियम के अभी तक 10 समस्थानिक खोजे जा चुके हैं जो कि आवर्त सारणी में सर्वाधिक हैं। किसके? पोलोनियम के। आवर्त सारणी में बात की जाए तो सर्वाधिक समस्थानिक जो है वो पोलोनियम एलिमेंट्स के हैं जो कि कितने हैं? 10। ठीक है, इसकी खोज मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी नामक 2 वैज्ञानिकों ने की थी। इसका 84 परमाणु क्रमांक, 210 इसका द्रव्यमान संख्या होती है और ये प्रकृति में थोरियम तथा यूरेनियम खनिजों के विघटन उत्पाद के रूप में पाया जाता है। जो आपका पोलोनियम होता है वो प्रकृति में थोरियम तथा यूरेनियम खनिजों के विघटन उत्पाद के रूप में पाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि जब कॉपर की छीलन को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो यह देता है। जब कॉपर की छीलन को किसके साथ गर्म किया जाता है? शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। हम सबसे पहले कॉपर की क्रिया किसके साथ कराएंगे? शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। Cu ये हमारा कॉपर है, इसकी क्रिया होगी H2SO4 के साथ। ठीक है, ये हमने कॉपर की छीलन ले ली और इसकी क्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराएंगे। आगे क्वेश्चन पूछता है कि तो यह देता है। तो सबसे पहले जब हम इसकी क्रिया इसके साथ कराएंगे, जब हम इसको इसके साथ गर्म करेंगे तो हमारा CuSO4 बनेगा, कॉपर सल्फाइड बनेगा और क्या बनेगा? H2O जल बनेगा और आपका जो SO2 होगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होगी वो बाहर निकल जाएगी। अब आपके यहाँ पर 3 चीजें निकली, कॉपर सल्फेट, जल और सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब ऑप्शन में कौन सा दे रहा है तो आप देख सकते हैं SO2 दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा कि जब कॉपर की छीलन को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो यह सल्फर डाइऑक्साइड गैस देता है। यदि यहाँ पर क्वेश्चन CuSO4 का आंसर भी दे सकता था, कॉपर सल्फाइड भी ऑप्शन में लिखा हो सकता था। ठीक है, तो आपको यदि रिएक्शन पता होगी तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर राइट करके आ सकते हैं, अन्यथा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना जब कॉपर की क्रिया H2SO4 के साथ कराई जाती है तो कॉपर सल्फेट बनता है, जल निकलता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को उनकी इलेक्ट्रॉन बंधता के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर निम्न में से कौन क्रम सही है?
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर निम्न में से कौन सा क्रम सही है। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, तो आपको पता है किसी भी वर्ग में नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है वो परमाणु आकार बढ़ने के साथ घटती है। आपको पता है किसी भी वर्ग में हम जब ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु आकार जो होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। परमाणु आकार में वृद्धि होगी, परमाणु आकार में यदि वृद्धि होगी तो इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आपको पता है जो आप ये सभी हमारे किसके एलिमेंट्स हैं, हैलोजन परिवार के एलिमेंट्स हैं। और हैलोजन परिवार के एलिमेंट्स में सबसे पहले फ्लोरीन आती है, उसके बाद क्लोरीन आती है, उसके बाद आपको पता है उसके बाद आपकी ब्रोमीन आती है, उसके बाद आयोडीन आती है। ठीक है, पहले क्लोरीन, उसके बाद क्लोरो, उसके सबसे पहले फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन तीन में से इलेक्ट्रॉन बंधुता का बढ़ता हुआ क्रम। अब आपको इलेक्ट्रॉन बंधुता का बढ़ता हुआ क्रम, ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगी, घटेगी। ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता परमाणु आकार के साथ परमाणु आकार के बढ़ने के साथ साथ क्या होती है, घटती है। और आपको क्या बताना है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन बंधुता के बढ़ते हुए क्रम में तो नीचे आएंगे तो घटेगी। मीन्स सबसे कम किसकी होगी, आयोडीन की, उसके बाद किसकी होगी, ब्रोमीन की, उसके बाद किसकी होगी, क्लोरीन की। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होगी वो सर्वाधिक होगी। उसके बाद यहाँ पर हम फ्लोरीन को लिख सकते हैं, एग्जाम यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं है तो हम इसे छोड़ देंगे। ठीक है, तो सबसे कम किसकी होगी, आयोडीन की, उसके बाद ब्रोमीन की, उसके बाद क्लोरीन की। मीन्स आयोडीन की सबसे कम, इससे अधिक ब्रोमीन की, इससे भी अधिक क्लोरीन की, और क्लोरीन से भी अधिक किसकी होगी, फ्लोरीन की। ठीक है, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार बढ़ता है, परमाणु आकार के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन बंधुता घट जाती है। ठीक है, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल राइट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह नोबेल गैस जिसका परमाणु संयंत्रों में प्रयोग किया जाता है, वह नोबेल गैस जिसका परमाणु संयंत्रों में प्रयोग किया जाता है। देखो परमाणु संयंत्रों में हीलियम जो आपकी नोबेल गैस है, अक्रिय गैस है, इसका प्रयोग किया जाता है, जिसे हम उत्कृष्ट गैस के नाम से भी जानते हैं। आपको पता है हमारी 6 होती हैं। फर्स्ट है हीलियम, उसके बाद है नियोन, उसके बाद है आर्गन, उसके बाद है क्रिप्टोन, उसके बाद है जिनोन, उसके बाद है आपका क्या, रेडोन। ठीक है, ये हमारी 6 होती हैं अक्रिय गैस है। इन अक्रिय गैसों नोबेल गैस, उत्कृष्ट गैस के नाम से भी जानते हैं। इनमें से बात की जाए तो हीलियम जो गैस है उसका परमाणु संयंत्रों में प्रयोग किया जाता है। और इनके बारे में एक बात का विशेष ध्यान रखना कि रेडोन को छोड़ करके सभी वायुमंडल में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। इन 5 अक्रिय गैस हमारी वायुमंडल में पाई जाती हैं, ओनली किसको छोड़ करके, रेडोन को छोड़ करके। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न लेंथेनॉइडों में रेडियो एक्टिव तत्व है। यहाँ पर 4 लेंथेनॉइड तत्व दिए गए हैं, इनमें से रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है। तो देखो लेंथेनॉइड में ओनली एक ऐसा तत्व जो कि लेंथेनॉइड श्रेणी में ओनली एक ऐसा तत्व जो कि रेडियो एक्टिव तत्व है, वो है आपका प्रोमेथियम। कौन सा है, प्रोमेथियम, जिसे प्रतीक चिन्ह PM से दर्शाया जाता है। देखो लेंथेनॉइड श्रेणी आपको पता है ये एक F ब्लॉक की श्रेणी है। F ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो 2 श्रेणियों में विभाजित किए गए हैं। 2 इनकी श्रेणियां हैं। फर्स्ट आपकी है लेंथेनॉइड श्रेणी, सेकंड है आपकी एक्टिनॉइड श्रेणी। जो आपकी लेंथेनॉइड श्रेणी है उसमें 57 से लेकर के 71 परमाणु क्रमांक 57 से लेकर के 71 तक के एलिमेंट को रखा गया है। जबकि जो आपकी एक्टिनॉइड श्रेणी है उसमें परमाणु क्रमांक 89 से लेकर के 103 परमाणु क्रमांक तक के एलिमेंट को रखा गया है। ये F ब्लॉक के एलिमेंट्स की 2 श्रेणियां हैं जिनमें F ब्लॉक के एलिमेंट्स को रखा गया है। और जो आपकी लेंथेनॉइड श्रेणी है उसमें ओनली एक ही ऐसा तत्व जो कि रेडियो एक्टिव तत्व है, वो है आपका प्रोमेथियम, PM। ठीक है, जिसे PM के द्वारा दर्शाया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा के है, समझ गए तो शायद आप समझ भी सकते हैं। क्वेश्चन है कि द्रव्यमान संख्या 70 वाले दो धनात्मक जिंक आयन में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। दो धनात्मक का मतलब आप समझते हैं, मीन्स जिंक, और यहाँ पर दे रहा है जिंक और परमाणु द्रव्यमान संख्या भी दे रहा है 70। यहाँ पर हमें दर्शाया गया है जिंक एलिमेंट Zn। ठीक है,
द्रव्यमान संख्या 70 वाले द्विधनात्मक का मतलब क्या है, जिंक पर 2+ चार्ज है। क्या चार्ज है, 2+, और ये भी कह रहा है कि इसकी जो द्रव्यमान संख्या है वो 70 है। जब आपको द्रव्यमान संख्या बता दी गई है तो आप शायद इसके लिए आप परमाणु क्रमांक भी आपको पता होना चाहिए। ये चीजें देखो, छोटी छोटी चीजें केमिस्ट्री की जो है वो आपको खुद ही याद करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई फॉर्मूला या फिर ट्रिक लगा दें जिससे कि हमारी निकल के आ जाए, ठीक है। तो आपको पता है जिंक जो होता है उसकी द्रव्यमान संख्या 30 होती है, द्रव्यमान संख्या तो 70 होती है, जबकि इसका परमाणु क्रमांक 30 होता है। और द्विधनात्मक जिंक आयन में कुल न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकाली जाती है, द्रव्यमान संख्या माइनस की परमाणु क्रमांक। द्रव्यमान संख्या 70 है, परमाणु क्रमांक 30 है, कितनी निकल के आ जाएगी, 40। क्वेश्चन घुमा के दिया गया था, यह द्विधनात्मक का मतलब कुछ नहीं है, क्योंकि द्विधनात्मक का यहाँ पर मतलब कब निकलता है, जब हमें न्यूट्रॉनों की संख्या पूछी जाती है, क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या ओनली आपको पता है प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक जितना होगा प्रोटॉन की संख्या निकल के आ जाएगी। न्यूट्रॉनों की संख्या हम क्या करेंगे, द्रव्यमान संख्या माइनस की परमाणु क्रमांक कर देंगे, हमारी न्यूट्रॉनों की संख्या निकल के आ जाएगी। लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या चेंज हो जाती है जब आवेश धनावेशित या फिर उदासीन या फिर हमारा ऋणावेशित कोई भी एलिमेंट दे दिया जाए। यहाँ पर यदि 2+ है तो यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या जो हो जाएगी वो चेंज हो जाएगी। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि Zn2+ में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी निकल के आएगी। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी निकल के आएगी, न्यूट्रॉनों की संख्या तो हम बता ही चुके हैं, ठीक है। Zn2+ के लिए आपको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी होगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा देखो हम बता देते हैं, यहाँ पर 2+ है। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पर स्लाइड में चला गया, यहाँ पर 2+ है। Mn2+ आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। Mn2+ आयन में आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी होगी। अब आपके लिए होमवर्क में 3 क्वेश्चन हो गए। 2 क्वेश्चन हमने क्वेश्चन के अंतर्गत आपको दिए, 1 क्वेश्चन ये हमने दिया। जो बच्चे तीनों क्वेश्चन का आंसर एक कमेंट में देंगे, कमेंट करके बताएंगे, उनका नाम हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। जो तीनों आंसर देंगे, ठीक है, 1 का दिया या फिर 2 का दिया तो नहीं, जो तीनों का आंसर देगा उन्हीं का नाम हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, ठीक है। लेकिन आंसर राइट होने चाहिए तो ही नाम लेकर के आएंगे, और यदि आपको नहीं आएगा तो हम समझा ही देंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, क्वेश्चन कैसे लगे जरूर बताएं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, वो भी सबसे पहले। अभी तक आपने आज की क्लास को दोस्तों के साथ शेयर न किया हो तो प्लीज इसे एक बार जरूर कर दें। वीडियो को लाइक न किया हो तो प्लीज इसे लाइक करते हुए ही जाएं, ठीक है। तो फिर आज चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नई क्लास में नई सोच के साथ।